हाय विकी। सो आपका स्वागत है एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात के फर्स्ट एपिसोड में। तो विकी जो है वो चायास करके टी स्टॉल चलाते हैं जो कि है कड़ी विलेज में। तो उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग की है और उसके बाद वो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना ये साइड बाय साइड बिजनेस भी कर रहे हैं। तो स्वागत है अगेन विकी। थैंक यू सो मच। तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन एज अ हाईलाइट दे दिया, अभी आप इन डेप्थ दे सकते हो कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वो सब इन डेप्थ हमें बताइए थोड़ा आपके बारे में। थैंक यू सौम्य फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। गाइज, जैसा इन्होंने बताया कि मेरा नाम विकी है, विक्की कुमार राय। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली गाइज मैंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल ब्रांच से, और मैं एक एमएनसी कंपनी में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव जॉब पे हूँ। अभी जॉब कर रहा हूँ। तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो 2020 से शुरुआत हुई। मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल था वो था एक अच्छी खासी कंपनी में एक रेप्यूटेड पोस्ट पे जॉब करना, एम्प्लॉय होना। आफ्टर दैट वहाँ से जो लर्निंग आए उसके बाद मैं अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके हो, बिजनेस कर सकूँ। तो फर्स्ट जो बेसिकली मुझे जॉब करना था वो बस लर्निंग पर्पस के लिए था कि बिजनेसेस कैसे चलते हैं, और दूसरी बात जो मेरा फील्ड है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें मैं जान सकूं, सीख सकूं। कैसे गाड़ियाँ बनती हैं, कैसे वो वर्क करते हैं। हमने तो थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी इंजीनियरिंग में की, पर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, हमें उस लेवल की क्लियरिटी नहीं मिलती है। दैट्स वाई हमें प्रैक्टिकली या फिर हमें चीज़ों को होते हुए, गाड़ियाँ बनते हुए देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज थियोरेटिकल हमें कॉलेज में मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं मिल पाता। तो ऑन जॉब एक्चुअली हमें प्रॉपर एक्सपोजर। हाँ, राइट। तो जॉब करते हुए मैंने बहुत से अच्छी चीज़ें सीखी हैं, ऐसे एक्सपेंसिव नॉलेजेस जो कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते। लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें कि आप हजार्डियस सिचुएशंस में कैसे डिसीजन लेते हो, या फिर इमरजेंसी में आप कैसे ऐसे सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस में आप कैसे डिसीजंस लेते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है ना, ये चीज़ें हैं, ये कॉलेज में आपको बताया नहीं जाता, और यही चीज़ें किसी बंदे को वो जो बोलते हैं ना डिसीजन मेकर, वो बनाती है। तो मैं भी बहुत ही रोमांचक जर्नी से होते हुए अभी बिजनेस की तरफ आया हूँ। तो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली बिजनेस की जर्नी से मैं बताता हूँ, वैसे तो बहुत लंबा चला जाएगा, पर इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि मेरा बिजनेस करने का जो जोश है वो कहाँ से आया। गाइस, बात है 2000 मतलब कोरोना पीरियड की, 2019 जब मार्च में कोरोना आई थी उस टाइम की। तो मैं जो अपनी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उस कंपनी से, वहाँ मैं एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव था। तो वहाँ से कोरोना के टाइम में बहुत दिक्कतें थी। कंपनी बहुत सारे रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, एम्प्लॉयज़ को हटा रहे थे जॉब से। हाँ, तो ऐसा चल रहा था। तो वो जो टाइम थी बहुत ही कष्ट वाला था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कल को क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, कोरोना के चपेट में आ जाएंगे, इस तरह की माहौल था वो उस टाइम। तो उस टाइम मैंने वहाँ से घर की ओर रवाना हुआ। मैं बहुत मुश्किल से घर पहुँचा, वो भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से। वो जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी उसके थ्रू मैं घर पहुँचा। और घर पहुँचने के बाद मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 महीने रहा घर पे, ऑलमोस्ट 6 महीने। उसके बाद जब सिचुएशन सब नॉर्मल हो गई, आफ्टर दैट मैं फिर से जॉब के लिए नोएडा गया। पहले तो गुजरात में था, उसके बाद मैं नोएडा गया। नोएडा में गया तो मैं वहाँ पे एक कंपनी में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। इनिशियली वो जो कंपनी थी वहाँ पे अपना
दूसरी प्लांट सेटअप कर रही थी, तो ओवरऑल जो चार्जेस होते हैं वो मैं ही हैंडल कर रहा था। जैसे कंपनी की जो बेसिक्स होते हैं हो गया, जैसे R&D करना, NPD वगैरह, कैसे मशीनों को सेटअप करना है एज पर प्रोडक्शन, है ना, मास प्रोडक्शन के लिए रेडी करने के लिए हम प्लांट को सेटअप कर रहे थे। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे वेंडरों से मिलना पड़ता था। वेंडर मतलब सप्लायर्स, जो कंपनी को पार्ट सप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें होती है कंपनी को एक कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उन चीज़ों का सप्लाई देते हैं। तो मेरी बहुत सारी सप्लायर्स के जो मालिक हैं सप्लायर, उनसे मुलाकात हुई। तो बात तो ये है कि वहाँ पे जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ऐसे ही डिस्कस होने लगा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था कुछ कारणवश से, एक तो कोरोना थी, सारे एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं थे, तो डिले होता रहा। तो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज़, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ डिले हो गया। हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जो हमारे कस्टमर हैं उनके एंड हमारे बॉस के, कि ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। वैसे तो सबको पता था कि अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन है एंड बहुत सारे हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, जैसे कदम दूरी बना के चलना, बहुत सारी चीज़ें, मास्क पहनना, और इतने एम्प्लॉय को अलाउड था आना, मतलब एक लिमिटेड एम्प्लॉय आते थे। ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते थे, पर हमारा जो फील्ड है उसमें ऐसा था कि हम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, हमें प्रेजेंट होकर फिजिकली काम करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना। या तो ऐसे सिचुएशंस में मैं जब वेंडरों से मिला, मीटिंग्स हुई, तो वो जो आते हैं वो खुद कंपनी के मालिक है, जो सप्लायर्स थे हमारे। तो उनसे जब बात हुई उस कंपनी के मालिक से, तो कुछ चीज़ों के लिए हमने उन्हें डाटा कि भाई ऐसा डिले क्यों हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम नहीं है। उन्होंने बताया अपनी चीज़ें, अपने काम। तो ऐसा ही जब लंच टाइम था तो उनसे बात हुई, तो हमने पर्सनली ऐसे डिस्कस किया। तो मैंने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता जब कोई कस्टमर्स आपको ऐसे भला बुरा कह देता है, ये इतना डांट देता है, वैसे भी आप सीनियर हो उम्र में भी, और आप कंपनी के मालिक हो, तो मतलब सब तरफ से आप हमसे तो बहुत बड़े हो, हम तो जॉब करने वाले हैं एज ए सर्वेंट, इजंट इट। तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा कि सर एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके गाली से मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे इस गाली सुनने में कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आपकी एक गाली से मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉफिट हो रही है, बिजनेस मिल रहा है, तो इट्स ओके फॉर मी। मैं ऐसे गाली 50 सुनना पसंद करूँगा। तो मुझे वहाँ शौक लगा, तो मैं उनके थॉट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। तब से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी खुद का करना है और इसी लेवल का डिसीजन से लेना है। तो उसके बाद वहाँ ऑलमोस्ट 1 ईयर मैंने जॉब किया। आफ्टर दैट मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मेरी फिर से गुजरात में जॉब हो गई। यहाँ पे मुझे दूसरी कंपनी में जॉब हो गई। ये यहाँ की बहुत बड़ी MNC कंपनी है। यहाँ पे मैंने एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ज्वाइन करा। फिर पर मेरे दिमाग में चल रहा था सेम चीज़, लाइक कि यार मुझे लॉन्ग टर्म तो ये नहीं करना। मुझे ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए जॉब करते हुए, और 6 साल में मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए जॉब नहीं करना है। और उसी टाइम से मैं बिजनेस आइडियाज़ पे वर्क करने लगा। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ क्या चलता था कि मुझे ऐसा करना है, मतलब मोनोपोली क्रिएट करना है, जो मैं मार्केट में आऊँ तो मेरे जैसा कोई बिजनेस ना हो दूसरा मार्केट में। मोनोपोली इसी चीज़ को कहते हैं कि आपके जैसा दूसरा कोई मार्केट में ना हो। तो मैं ऐसे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा टाइम देने लगा, रिसर्चेस करने लगा। मुझे मिला भी, बहुत सारी आइडियाज़ मिली, पर जब तक मैं वहाँ तक पहुँचता था तब तक पता चल रहा था कि वो आइडिया ऑलमोस्ट 6 मंथ 1 ईयर पुराना हो चुका है। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज होने लगा और मुझे लगता था यार, लगता है कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने रिसर्च करने के बाद एक कंपनी बनाने की सोची, और हमने बनाया एक कंपनी, एक स्टार्टअप किया। उस कंपनी का नाम था ग्रो भारत। वो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी थी। वो सर्विस प्रोवाइड करती थी, जैसे
अगर आपके घर पे डोर स्टेप पे आपको नाई चाहिए, बार्बर चाहिए, पंडित चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, कारपेंटर चाहिए, या कोई आपके घर पे पुट्टी करने के लिए, पेंट करने के लिए, मतलब जितने प्रोफेशंस के लोग हैं ना, हमने सबके लिए वो प्लेटफॉर्म बना दिया था। हाँ, वेबसाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म था आपका। तो वहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइडर भी आते थे एंड सर्विस टेकर भी आते थे, जिनको सर्विस लेना है वो भी सेम, और बहुत प्रॉपर तरीके से हमने उस वेबसाइट पे बनाया था एंड रिव्यू भी अच्छा आ रहा था। पर जो कोरोना स्टार्ट हुआ तो हमारा सिस्टम चल नहीं पाया, हम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि अब हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद सेकेंड वेव आने लगा और उस टाइम माहौल सिचुएशन ऐसा था कि कल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे अच्छे से कि कल क्या होगा, हम मतलब कुछ भी अनहोनी हो सकता है, इस लेवल का खौफ था हमारे अंदर बहुत ज़्यादा। और लोग है ना, मतलब किसी को हेल्प भी नहीं करना चाह रहे थे मनी को लेके, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर इनको हमें ज़रूरत पड़े तो कौन देगा। ऐसा सिचुएशन था और हम उस लेवल पे थे भी नहीं कि बैंक्स वगैरह से या उनसे लोन लें। तो हम फ्रेंड फैमिली इन्हीं को अप्रोच करते थे कि भाई हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमने बिजनेस खोला है, ऐसा है, उनको आइडियाज़ बताता था। कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया, हमने किया, ऑलमोस्ट 20-22 लाख रुपया हमने उसमें लगाया, इन्वेस्ट करा और चलाया बिजनेस को। हमें फीडबैक्स भी अच्छा आने लगे। पर जब कोरोना का पेंडेमिक वो आया तो हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। फिर ऑलमोस्ट 2020 में हमें 2020 में हमने उस बिजनेस को फाइनली क्लोज करने का सोचा और उसके बाद फिर से हम अपना गुजरात में जॉब के लिए, जर्नी के लिए प्रकट हो गए। अच्छा, घर से ही वो जो बिजनेस है मैं घर से ही रन कर रहा। अच्छा, मतलब वो झारखंड में आप हाँ, झारखंड से चला रहा था। तो जब वहाँ हारा मैं, गिरा वहाँ पे मुँह बन खाई, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि सिचुएशन मतलब चैलेंजेस किसी तरह के आ सकते हैं आपके पास। वो चैलेंजेस ये नहीं देखता कि आप तैयार भी हो नहीं हो, वो किसी तरह से आ सकता है। वो हो सकता है भगवान के थ्रू दिया हुआ हो, या फिर आपके खुद के थ्रू, या आपकी छोटी मोटी गलतियों से, या आजू बाजू से, किसी से भी हो। कहीं से भी आ सकता है। वो मतलब प्रॉब्लम्स आपको ये नहीं देखेंगे आप तैयार हो या नहीं हो, आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। यस, तो इन चीज़ों को मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैं बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक बार गिरा हुआ बंदा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मेंटर को ढूंढता है, और मैंने अपना मेंटर बुक्स को बनाया। कौन से टाइप की बुक्स पढ़ते थे आप? बिजनेस रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड। मैंने सबसे पहला बुक्स जो पढ़ा था वो था रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, मैंने उनका बुक्स पढ़ा फाइनेंशियली चीज़ों को सीखने के लिए, पैसा कमाने की चीज़ें सीखने के लिए। उसके बाद वन टाइम मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, ऐसा करके बुक्स हैं। कुछ अपने हाँ, तो ऐसे बुक्स मैं पढ़ने लगा। फिर उसके बाद गोल से रिलेटेड तो एक बुक्स है गोल्स। और उसके बाद मैंने पढ़ा, सबसे मुझे जो सही बुक लगा हमारे एज में, जो हमारे एज में लोग होते हैं ना वो बिलीव नहीं करते, तो उस लेवल पे मुझे जो बुक्स लगा वो द सीक्रेट था। द सीक्रेट, वो जो बुक था वो मुझे एक अंदर से है ना एक अलग लेवल का एनर्जी प्रोवाइड किया। मतलब ऐसा एनर्जी ना कि उस बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस लेवल का मतलब सुपर पावर वाली एनर्जी आती है ना, वो वाला एनर्जी मुझे मिलने लगा अंदर से ही। और फिर उस बुक्स के पढ़ने के बाद फिर मैं मतलब बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट मैं आया गुजरात में फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया और यहाँ पे जॉब करने लगा। तो फिर वही हमारे अंदर चिंगारी थी कि हमें बिजनेस करना है। फिर मैंने बुक्स पढ़ा है, जो गोल्स नाम की एक बुक है। हाँ, तो उस बुक्स को मैं पढ़ने लगा तो उससे मुझे पता चला कि ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि काश मैं इस बुक्स को पहले पढ़ लिया होता इस बुक को। मतलब सारे कॉल से आपने शायद ये चायास खुला होगा। तो ये मुझे आइडिया आया, तो फिर मैं चाय पे डिस्कस करने लगा। मतलब वैसे तो इससे पहले मैं सोच रहा था क्या करूं, मेरे पास बहुत सारी थॉट्स आ रहा था, कुछ भी स्टार्ट करना है, बस करना है।
उसके बाद सोचने लगा कि करना क्या है इसका। तो बोला जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। सेम चीज़ मेरे साथ में बहुत बड़ा झटका गया था। मेरे पास जितना भी सेविंग्स था वो चला गया। वो स्टार्टअप में हाँ, स्टार्टअप में पहला में चला गया। अब मेरे पास ओनली 8,000 बचे थे, उसमें 5,000 मेरा और 3,000 मेरी मॉम दी थी आते वक्त घर से कि बेटा रास्ते में आप जा रहे हो गुजरात, इतना रख लो, वो शगुन के टाइप पे। तो वो था मेरे पास। तो अंदर जोश था क्या करना है, तो मैं अपना बेस्ट ढूंढने लगा कि मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। मैं यहाँ पे चने बेचूँ, पान बनाऊँ, या क्या करूँ, ठेले पे छोले भटूरे बेचूँ, कुछ भी क्या करूँ। तो मुझे एक्चुअली मेरे हाथ की चाय मेरे मॉमलेट को बहुत पसंद है। बढ़िया। हाँ, घर पे जब मैं रहता था तो सुबह ही उठा देते थे मेरे मॉमलेट कि बेटा चाय तो तू ही बनाएगा। तो मुझे लगा कि चाय से ट्राई करते हैं। बस इसी जोश पे मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स थे, उनकी जो फैमिलीज थे, उनको मैंने चाय सेरेमनी पे बुलाया, उनको अपने हाथ की चाय टेस्ट करवाई। अच्छा रिव्यू मिला, फीडबैक अच्छा मिला। फिर लग गए अपने धंधे में। पहला दिन वहाँ से आपने ये हाँ धंधा शुरू किया हाँ, है। उस तो आपने ये चायस कैसे सोचा, मतलब? एक्चुअली मैं चायास के लिए मैं क्या किया कि इससे पहले मैं 1700-1800 नाम से ज़्यादा सर्च कर चुका हूँ और ज़्यादातर नाम अवेलेबल थे मार्केट में। जो भी सोचता था कि मुझे ये यूनिक अच्छा नाम है, वो अवेलेबल नहीं होता था। उसका वेबसाइट या नाम से कुछ ना कुछ पहले से चल रहा हो। मेन ऑलरेडी है। हाँ, तो बहुत कन्फ्यूजन था। तो एक दिन की बात है कि मैं ठेले पे चाय बेच रहा था, ऐसा ही दोपहर का टाइम था, गर्मी फुल गर्मी चल रही थी और कस्टमर्स नहीं थे। मैं अकेला बैठा हुआ था, अकेला नहीं, मैं उस टाइम अकेले ही मैनेज करता था। बराबर। हाँ, तो बैठा हुआ था दोपहर में, हॉलीडे का मतलब संडे का टाइम था। उस दिन मेरी ऑफ रहती है, छुट्टी रहती है। तो मैं उस दिन अपना चाय पे बैठा हुआ था, चाय के ठेले पे, और धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने उस टाइम कस्टमर आ नहीं रहे थे, तो ठेले पे पर्दा डाला, ऊपर से कपड़े डाल दिए और मैं बाजू में ही पार्क था, उसमें जाके बैठ गया और सोचने लगा कि नाम क्या रखें। तभी मुझे चायास का आइडिया आया, तोड़ते पहुँचा है। तो उस टाइम मुझे आया चायास का आइडिया। बेसिकली चायास टी लवर्स को रिप्रेजेंट करता है, चाय और यास। बराबर, चाय प्लस सही है। या तो वो जो चाय के आयास हो से चायास कहते हैं। अच्छा। तो इस टाइम से मेरा भी आइडिया आया, थॉट्स आए और मैंने चायास नाम रखना। कब शुरू हुआ ये चायस? ये हाँ, कितने साल या महीने? 2021 में स्टार्ट किए थे और फाइनल मतलब 2021 ख़त्म होने को था और हमने चायास को स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 1 साल ऊपर हो गया। हाँ, 1 साल से ओवर होने, और तब से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप चाय के अलावा दूसरा क्या क्या बेचते हैं इसके? चाय के अलावा मस्का बन, स्लाइस, मैगी, कॉफ़ी। अच्छा। चाय में हमारे पास 15 तरह की वैरायटीज़ है। कॉफ़ी में हॉट एंड कोल्ड दोनों में 6 और 8, 6 से 8, मतलब हॉट में 6 तरह की वैरायटी है एंड कोल्ड में 8 तरह की वैरायटी है। उसके बाद मस्का बन 6 तरह की बनाते हैं एंड हम स्लाइस बनाते हैं, वो भी 6 तरह की बनाते हैं। तो हम 5 तरह के भी आइटम रखते हैं। इसके बाद ये हमारी चायास की जर्नी रही कि कहाँ से हम कहाँ थे और अभी हम इस लेवल पे आए हैं कि हमारा रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। डेली का 300 से 350 कप चाय बेच देते हैं। 300 से 350 कप चाय? या तो आप कितने टाइम के लिए करते हैं ये? बस शाम 5 बजे से रात के 12 बजे तक करते हैं। अच्छा, उसमें 300 से 350 कप चाय बेचते हैं और 50 से 60 कप कॉफ़ी दे देते हैं। उसमें से ज़्यादातर हॉट कॉफ़ी होता है, कोल्ड कॉफ़ी का 15-20 प्लस बेचते हैं, ज़्यादा नहीं बेचता उसमें। और बाकी जो हाँ, फिर उसके बाद मस्का बन डेली का 40-50 उसमें भी बेच देता हूँ मस्का बन। अगर फेस्टिवल रहा तो हमारा 3 गुना चला जाता है, 2 गुना से 3 गुना। मेरा जो नॉर्मल डे का सेल्स होता है वो 8 से 12 हज़ार तक का होता है। मतलब ये वेरी करता है कि आपका सैटरडे और संडे है, इसमें अगर नॉर्मल डे है तो 8 हज़ार तक, 8 हज़ार 9 हज़ार ऐसा रहता है। तो ये तो हुई आपकी और चाय की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुजरात में आपको ऐसा क्या लगा कि आप झारखंड से गुजरात आए और यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया? एक्चुअली
वो बोला जाता है ना कि आपकी डेस्टिनी में ही लिखा होता है क्या करना है। और बोला जाता है कि बाकी ज़्यादातर चीज़ें प्री प्लान होती है। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, पर शायद ये मेरे डेस्टिनी में ही था। तभी मैं गुजरात में मुझे जॉब करने को मिला, और जॉब करते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी ठोकरें लगी जो मुझे बिजनेस के काबिल बनाया। और मैं बिजनेस का सोचा कि मुझे बिजनेस करना। और एक बात और बता देता हूँ, आपने शायद सुना होगा मूवीज में, फिल्मों में, कि गुजरात के हवा में ही बिजनेस है। ये रईस का डायलॉग है। यस यस, राइस मूवी का है। तो यहाँ के हवा में ही बिजनेस है, तो वो हवा मुझे भी लग गई। सही है। और यहाँ के जो गुजराती लोग हाँ, हैं, मैं मेरे आपको वही फ्रेंड्स हैं, पूछने वाला था कि आपका गुजराती लोगों के साथ कैसा हाँ, एक्सपीरियंस? तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, सपोर्टिव हैं। और एंड सबसे ख़ास बात कि उनके अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड जुनून होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। आप ज़्यादातर गुजरात में देखोगे वो जॉब के पीछे नहीं भागते, उन्हें खुद का ही कुछ करना होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, व्हाटएवर। और गुजरात की बात एक और ख़ास बता देता हूँ, यहाँ पे औरतों को जो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं आप देखोगे कि ज़्यादातर काम में औरतें इन्वॉल्व है। आप बस कंडक्टर देख लो, ड्राइवर देख लो, और भी बहुत सारे रोज़मर्रा की जितने भी काम हैं, मुझे ऐसा लगता है जेंट्स से ज़्यादा यहाँ पे औरतें एक्टिव है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करी गुजरात के लिए, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि हार्डवर्क तो बहुत है। मैं जहाँ से जिस लेवल से आता हूँ उस लेवल पे लोग करना नहीं चाहते। वो बोलते हैं ना कि कुछ ही लोग होते हैं जो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, तो मैं भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक बनने की कोशिश की है ना। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना, और अभी भी कर रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ के ड्यूटी जाता हूँ और 3 बजे आता हूँ। नहीं तो 3 से 3:30 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, 4 बजे तक यहाँ पहुँचता हूँ, 5 बजे से अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मतलब सोने के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। और चायास का विज़न ये है कि हम चाहते हैं कि अगला 5 साल में हम इंडिया को चाय और कॉफ़ी का नए नए रेसिपी और नई नई एक्सपेरिमेंट से लोगों को लुभाएं। और बस यही है। धन्यवाद। थैंक यू विकी जी, एंड आपसे बहुत अच्छा लगा। मज़ा है आपसे बात कर यस, थैंक यू। आपकी चायास की स्टोरी जान के और आपके बारे में जान के थैंक यू। हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं एंटरप्रेन्योर्स ऑफ गुजरात की सक्सेस के लिए भी कामना करता हूँ भगवान से कि ये और ज़्यादा ग्रो करे। एंड आपकी जो ये पहल है उसके लिए भी मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी जाने आपको, आपने बहुत अच्छा पहल किया है। गुमशुदा एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर जो कहीं पे मतलब जिनके अंदर चिंगारी है उनको आग लगाने वाले, चिंगारी को भड़काने वाले काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। थैंक यू। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके वर्क से। थैंक यू सो मच।